अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 46 लेरिंजोट्रैकियल ट्रॉमा, स्टीनोसिस एंड एरोडाइजेस्टिव फॉरेन बॉडीज़। तो सबसे पहले इसमें बताया गया लेरिंजोट्रैकियल ट्रॉमा के बारे में डिटेल है। देखिए, जो रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ डेथ होता है, जो कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में होता है या किसी और ट्रॉमा से रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन होती है। तो मेजॉरिटी ऑफ जो इस तरह की डेथ होती है वो क्यों होती है? क्योंकि रेस्पिरेटरी ब्लॉकेज हो गया है। क्यों हुआ है? क्योंकि जो ट्रैकिया की और लेरिंजल इंजरीज हो जाती हैं। तो हमारे लैरिंग्स को जो ट्रॉमा है उसको हमने क्लासीफाई किया है फर्दर। एक तो उसमें ब्लंट ट्रॉमा होता है, जैसे आरटीए में, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में। दूसरा लैरिंग्स में होता है पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा, जो बुलेट वगैरह से, स्टैब, चाकू से या कट थ्रोट से पेनिट्रेट करता हुआ। तो जो स्ट्रक्चर्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं इंजरी में, वो ट्रॉमा के नेचर पे डिपेंड करते हैं। अब चेंजेस जो रिजल्ट करेंगे ब्लंट ट्रॉमा, ब्लंट इंजरीज की वजह से, वो होता है एक तो एक्स्ट्रा लेरिंजल चेंजेस होंगे, इंट्रा लेरिंजल भी हो सकते हैं, या फिर वो कार्टिलेज ऑफ द लैरिंग्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। जो पेनिट्रेटिंग वाली इंजरीज होती हैं उनमें हमारा लैरिंग्स जो है बाकी वाइटल स्ट्रक्चर्स ऑफ द नेक के साथ भी इन्वॉल्व हो सकता है, वो भी डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, नर्व्स वगैरह, वेसल्स भी तो हैं आसपास, तो वो भी होंगी। तो पैथोलॉजी देखें हम लेरिंजोट्रैकियल ट्रॉमा में, तो डिफरेंट तरह के पैथोलॉजिकल चेंजेस हमें मिलेंगे इंजरी की वजह से, विच टू ग्रेटर एक्सटेंट डिपेंड ऑन द नेचर एंड सिवियरिटी ऑफ ट्रॉमा। जो ब्लंट और कंप्रेस्ड इंजरीज हैं उनसे क्या होगा? सब म्यूकोजल हेमरेज, सबसे पहला हेमाटोमा बनेगा लैरिंग्स में। ठीक है, स्पेशली जो सुपरा ग्लोटिस वाला रीजन है और सब ग्लोटिस, वहाँ पे हेमाटोमा बनता है, इसको कहेंगे सबम्यूकोजल हेमरेज। नंबर 2, हमारे लैरिंजल कार्टिलेज फ्रैक्चर हो सकते हैं, जिसमें जो थायराइड और क्रिकोइड कार्टिलेज है ये भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। थायराइड याद रखिएगा, बहुत कॉमनली ये फ्रैक्चर होता है, क्योंकि हमें पता है ट्रॉमा में सबसे ज़्यादा आगे यही एक्सपोज है। इसके अलावा कैल्सिफिकेशन और ओसिफिकेशन भी हमारे थायराइड की हमें पता है जल्दी होती है, पहले होती है, तो उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो गई, कैल्सीफाई हो गया, तो ईजिली फ्रैक्चर हो सकता है। और क्रिकोइड का जो फ्रैक्चर है ये हमेशा फैटल होता है, इससे डेथ हो जाती है क्रिकोइड के फ्रैक्चर से। क्यों? क्योंकि ये हमारे सब ग्लोटिक रीजन में स्वेलिंग करवाएगा। ठीक है, तो उससे सब ग्लोटिक में स्वेलिंग होगी तो डेथ हो जाएगी, रेस्पिरेशन नहीं होगी। और सब ग्लोटिक हमारा नैरो रीजन होता है, उसमें अगर स्वेलिंग होगी तो पेटेंसी नहीं रहेगी एयरवे की और पेशेंट डेथ का हो जाएगी। थर्ड है कि फ्रैक्चर हो जाए हायोइड बोन का, ये भी कुछ केसेस में हो सकता है। नंबर 4, सर्जिकल एम्फाइसीमा। अब क्योंकि देखिए लेरिंजल और ट्रैकियल इंजरीज हुई हैं, तो उनमें से एयर जो भी है वहाँ उसके अंदर, वो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज और नेक में, फेस, चेस्ट और इवन इनमें कलेक्ट हो जाएगी। इवन जो एब्डोमेन है और इवन जो अपर लिम्ब है उसमें भी जो है एयर कलेक्ट हो सकती है, इसको हम कहेंगे सर्जिकल एम्फाइसीमा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास अगला जो इसमें पैथोलॉजी होगी वो है पेरिकॉन्ड्राइटिस। अब क्यों? क्योंकि ट्रॉमा हुआ है, सो उससे सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, कार्टिलेजिस का पेरिकॉन्ड्राइटिस होगी। नंबर 6, अडेशन और स्टीनोसिस हो जाना, ये बहुत ही कॉमन एक्यूट ट्रॉमा के बाद की कॉम्प्लिकेशन होती है, अगर उसको हम सही तरह से डायग्नोज और ट्रीट ना करें प्रॉपरली। अब ट्रॉमा हो गया लेरिंजोट्रैकियल, कौन से साइन एंड सिम्टम होंगे, क्लिनिकल फीचर कौन से होंगे? सिम्टम तो ज़्यादातर जो मेनली वो क्यों होते हैं, जब रेस्पिरेटरी पैसेज जो है उसका ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, इंटरफेयर हो रहा है, उसकी वजह से होंगे। दूसरा, वो साइट जहाँ पे ट्रॉमा हुआ है कितनी सीवियरिटी का हुआ है, उस पर भी सिम्टम डिपेंड करेंगे, और नेचर ऑफ इंजरी क्या थी। सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट जो है वो डिस्निया। डिस्निया अचानक से उसको शुरू होगा, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, जो कि साइनोसिस के साथ साथ भी हो सकता है। ठीक है, उसमें मतलब बहुत ज़्यादा साइनोसिस भी होगी डिस्निया के साथ। वॉइस चेंज हो जाएगी, ये भी बहुत फ्रीक्वेंट है। पेन होगा, टेंडरनेस होगी जो वेरी करती है, हेमोप्टाइसिस होगी, उसको डिस्फेजिया भी हो सकता है। जब हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें फ्रैक्चर जो लेरिंजल कार्टिलेज के फ्रैगमेंट हैं वो भी नज़र आएंगे, या हायोइड बोन जो है वो फ्रैक्चर्ड मिलेगी, या हमें क्रैकलिंग सेंसेशन भी मिल सकती है। बाहर से जो हमें स्वेलिंग नज़र आए, एक्सटर्नल स्वेलिंग, वो एम्फाइसीमा की वजह से भी हो सकती है, हेमाटोमा विथ एक्सटर्नल ब्रूज। ठीक है, और जब हम इनडायरेक्ट लेरिंजोस्कोपी करेंगे तो उसमें हमें सब म्यूकोजल हेमाटोमा मिल सकता है। ठीक है, स्वेलिंग मिल सकती है ड्यू टू सब म्यूकोजल हेमाटोमा या एडीमा। उसके बाद है शेफर्स क्लासिफिकेशन, ये हम यूज़ करते हैं ताकि हम ग्रेड करें, ग्रेडिंग पर्पस के लिए, और यूज़फुल फ्रेमवर्क हमें मिले फॉर इवेल्यूटिंग द एक्यूट लेरिंजल इंजरी। ठीक है, उसको हमने ग्रेड कर दिया है एक्यूट लेरिंजल इंजरीज़ को। तो फीचर्स को समराइज़ करें, हमने कहा पेशेंट को लेरिंजोट्रैकियल ट्रॉमा हो गया है, सबसे पहला उसको डिस्निया होता है, साइनोसिस, उसकी वॉइस चेंज हो गई, उसको पेन भी है नेक में, हेमोप्टाइसिस भी हो रहा है, वोमिटिस जो है ब्लड वाला, डिस्फेजिया भी हो रहा है, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, क्रेपिटस भी हो सकता है फ्रैक्चर साइड पे, एक्सटर्नली स्वेलिंग भी मिल सकती है जो एम्फाइसीमा या हेमाटोमा होगी, या फिर सब म्यूकोजल हेमाटोमा या एडीमा हो सकता है।
तो कैसे डायग्नोस करना है कि उसको लैरिंजोट्रैकियल ट्रॉमा हुआ है? सबसे पहले हिस्ट्री लेंगे और फिजिकली हम उसका नेक एग्जामिन करेंगे ताकि हमें नेचर भी पता चले इंजरी की और सीवियरिटी भी पता हो ट्रॉमा का। रेडियोग्राफी में प्लेन एक्सरे सीटी स्कैन बहुत मदद करते हैं, सीवियरिटी वगैरह पता चलती है और लैरिंजल इंजरी जो है उसकी नेचर भी पता चलेगी। ट्रीटमेंट क्या होता है? सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट हमें उसका एयरवे मेंटेन करना है। मेन जो एम होता है लैरिंजल इंजरी का यही होता है, तो उसके लिए ट्रैकियोस्टमी हमने जल्द से जल्द करनी होती है। इसके अलावा हम एंटीबायोटिक्स देंगे ताकि पेरिकोंड्राइटिस ना हो। सिस्टेमिकल स्टेरॉइड भी कभी कभी दे सकते हैं लैरिंजल इडीमा को रिजॉल्व करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए। सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट जो है वो नेचर ऑफ ट्रॉमा पे डिपेंड करता है। सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट जैसे आईवी फ्लूइड देना, नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन, ये भी दिया जा सकता है। अब कार्टिलेजेस जो फ्रैक्चर हो गए हैं तो उनकी हमने सर्जिकल एक्सप्लोरेशन करनी होगी, उसको रिपेयर करेंगे, रिड्यूस करेंगे, फिक्स कर देंगे। तो ट्रीटमेंट में मेन एम हमारा एयरवे बचाना, उसका मेंटेन रखना। तो ट्रैकियोस्टमी, प्रोफाइलेक्टिकली एंटीबायोटिक्स, सिस्टेमिकली स्टीरॉयड्स, आईवी फ्लूइड, नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन, सर्जिकल ट्रीटमेंट में एक्सप्लोरेशन, repair, reduction and fixation of the cartilages fracture of the cartilage। यहाँ पर कंप्लीट हुआ लैरिंजोट्रैकियल ट्रॉमा। नेक्स्ट आता है हमारे पास लैरिंजोट्रैकियल स्टीनोसिस। ठीक है, अब देखिए लैरिंजोट्रैकियल स्टीनोसिस जो है वो अक्यूट लैरिंजाइटिस की ही कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अक्यूट लैरिंजल इंजरीज जो अभी हमने डिस्कस की उसी की वजह से फिर आगे जाके स्टीनोसिस हो सकती है। अब डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या होता है, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है यही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज बनता है लैरिंजोट्रैकियल स्टीनोसिस का, आरटीई की वजह से। और भी डिफरेंट कॉजेज होते हैं जैसे इंट्यूबेशन की वजह से, हाई ट्रैकियोस्टमी अगर कर ली जाए या पार्शियल लैरिंजेक्टमी निकाला जाए आधा, क्रोनिक ग्रैन्युलोमेटस डिजीज़ जो लैरिंग्स और ट्रैकिया को इन्वॉल्व करें, या फिर कहीं भी इसके अलावा जो स्टीनोसिस है वो कहीं भी लैरिंग्स और एडजॉइनिंग ट्रेकिया में हो सकती है। पैथोलॉजी क्या होगी, अब देखिए ना स्टीनोज हो गया, ये लैरिंग्स था लेकिन वो नैरो हो गया, स्टीनोज हो गया है। तो ये ज़्यादातर एक तो सुप्राग्लोटिस और सब ग्लोटिस रीजन में हो सकता है, या फिर जो अपर जो हमारा ट्रैकियल रीजन होता है वहाँ पर सेपरेटली भी हो सकता है, या एक मोर देन वन रीजन को भी इन्वॉल्व कर सकता है। सुप्राग्लोटिस, सब ग्लोटिस और अपर ट्रैकियल सेपरेटली या सब साथ भी हो सकते हैं। तो ऊपर वाला जो सुप्राग्लोटिक स्टीनोसिस है ये क्यों होगा, जब हमारा सब म्यूकस हेमाटोमा ऑर्गेनाइज होगा तो वो स्टीनोसिस करवाएगा। लेकिन ग्लोटिक में स्टीनोसिस की डिफरेंट वजह है, वहाँ पे वेब फॉर्मेशन की वजह से, एंटीरियर पार्ट ऑफ द वोकल कॉर्ड में जिस तरह हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया, या फिर एरिटिनोड की फिक्सेशन की वजह से। और सब ग्लोटिक नीचे वाले पार्ट में स्टीनोसिस होगी जब इंजरी हो टू द क्रिकोइड कार्टिलेज। क्रिकोइड कार्टिलेज हमने कहा सिर्फ वाहिद कार्टिलेज जो कि कंप्लीट रिंग बनाता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में, और उसकी इंटेग्रिटी बहुत ज़रूरी होती है हमारे नॉर्मल पेटेंसी ऑफ द एयरवे के लिए। अगर क्रिकोइड कार्टिलेज भी डैमेज हो गया तो फिर हमारा लूमेन बिल्कुल नैरो हो जाएगा और स्टीनोसिस हो जाएगी, और हमारा अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया जो है वो भी सब ग्लोटिक स्टीनोसिस में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो हमने डिफरेंट कॉजेज पढ़े, सुप्राग्लोटिक, ग्लोटिक और सब ग्लोटिक स्टीनोसिस के। तो अब क्लिनिकल फीचर स्टीनोसिस हो गई, तो एक तो डिपेंड करता है फीचर साइड पे भी और सीवियरिटी कितनी स्टीनोसिस हुई है। मेजॉरिटी केसेस में हमने डी कैन्युलेशन ऑफ द ट्रैकियोस्टमी ट्यूब करनी होगी। जो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस होते हैं ना, हमने जब ट्रैकियोस्टमी पढ़ा था हमने पढ़ा था कि ट्रैकियोस्टमी ट्यूब जब हम लगाते हैं उसके बाद हमने उसको डी कैन्युलेट करना होता है। लेकिन याद रखिएगा जब इसमें जो है इसमें क्या होगा कि हम ट्रैकियोस्टमी ट्यूब की डी कैन्युलेशन नहीं कर सकते ड्यूरिंग द अक्यूट फेज इज़ ओवर, उसके बाद हम नहीं कर पाते। वेन एवर रिमूवल ऑफ ट्रैकियोस्टमी ट्यूब इज़ ट्राइड, जब भी हम ट्राई करेंगे तो पेशेंट को फिर रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप होगी, तो वो रिलीव कैसे होगी, फिर हमने दोबारा ट्रैकियोस्टमी ट्यूब को री इंसर्ट करना होता है, तो इसमें हम ट्राई नहीं कर पाते। इसके अलावा कह रहा है कि तो ये एक फ़ीचर है। ठीक है, दूसरा ग्लोटिक में अगर स्टीनोसिस हुई है वोकल कॉर्ड्स वाले रीजन में तो उसमें पेशेंट की वॉइस अफेक्ट होगी, चेंज होगी, एफोनिया होगा। तो चेंज ऑफ वॉइस जो है उसको बाकी टाइप की स्टीनोसिस में भी हो सकता है। पेशेंट जो है अपनी सिक्रीशंस को क्लियर नहीं कर पाएगा कफ करके, या उसको जो है। इसके अलावा कह रहा है जब हम इंसिडेंट लैरिंजोस्कोपी पे, इनडायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी पे पेशेंट का जो सुप्राग्लोटिक वाला रीजन है उसकी नैरोइंग डिफॉर्मिटी मिल सकती है, हमें वेब भी मिल सकता है, वोकल कॉर्ड्स में इमोबिलिटी नज़र आ सकती है, कभी कभार सब ग्लोटिस या इवन अपर ट्रैकियल रीजन में भी जो है नैरोइंग नज़र आ सकती है इनडायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी पे। तो ये हमें फीचर्स सारे इनडायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और दूसरा हमने ग्लोटिक वाली में वॉइस भी देखा, ये फीचर्स होंगे वॉइस वाले। और तीसरा जो है हमने ट्रैकियोस्टमी ट्यूब की बात की कि वो हम जो है डी कैन्युलेट नहीं कर पाते। तो ये इसके फीचर्स थे। अब डायग्नोस कैसे करना है हमने पेशेंट को कि इसको लैरिंजल स्टीनोसिस हुई है, वो हम
DL से यानी डायरेक्ट लेरिंजोस्कोपी एग्जामिनेशन ही बहुत ज़रूरी होती है कि हमें नेचर पता चले, साइट और कितनी ज़्यादा स्टेनोसिस है। रेडियोग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें CT स्कैन, MRI भी मदद करते हैं बहुत ज़्यादा। ट्रीट कैसे करना, स्टेनोसिस हो गई तो इसकी वजह से प्रोग्नोसिस जो है ओवरऑल, स्पेशली जो सब ग्लोटिस नीचे वाले बिलो टू द वोकल कॉर्ड वाले रीजन में अगर स्टेनोसिस हुई है तो बहुत ही पुअर प्रोग्नोसिस होती है। कभी कभार पेशेंट को हमने इवन पूरी ज़िंदगी के लिए परमानेंट ट्रैकियोस्टोम लगाना पड़ता है, ठीक है, परमानेंट ट्रैकियोस्टोमी। तो जो रिज़ल्ट्स हैं ग्लोटिक के और सब सुप्रा वाली ग्लोटिक के, उसके फिर भी बेटर हैं रिज़ल्ट्स, लेकिन सब ग्लोटिक की पुअर प्रोग्नोसिस है। तो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ जो लेरिंजियल स्टेनोसिस की अवेलेबल हैं, एक तो उसमें हम ओपन सर्जिकल प्रोसीजर्स करते हैं, दूसरे एंडोस्कोपी विद डायोड या कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र। अगर सुप्रा ग्लोटिक वाले रीजन में स्टेनोसिस हुई है तो उसको हमने एक्साइज करना होता है, स्कार्ड और फाइब्रस टिश्यू को, ये हम सर्जिकली करते हैं, फेयर रिजल्ट मिले। लेकिन अगर ग्लोटिक वेब बना है तो उसको भी हमने लेरिंजो फिशर अप्रोच के थ्रू सर्जिकली एक्सरसाइज करना होगा। लेकिन अगर एरिटिनॉइड की भी फिक्सेशन हुई है तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं या उसको फिक्स करेंगे लेटरल पोजीशन में। अब सब ग्लोटिक और ट्रैकियल स्टेनोसिस हुई है तो सर्जिकल एक्सीजन करनी होगी स्कार्ड टिश्यू की, और अगर बहुत ही ज़्यादा सीवियर केस है तो उसमें हमने पूरे का पूरा जो स्टीनोज्ड पोर्शन है उसको एक्सरसाइज कर देना है और फिर री अनास्टोमोसिस की जाएगी। ठीक हो गया, दैट्स इट। उसके बाद आता है अगला टॉपिक, लेरिंजियल एंड ट्रैकियोब्रोंकाइल फॉरेन बॉडी। तो फॉरेन बॉडी, अब लैरिंग्स में जो फॉरेन बॉडीज़ हैं वैसे तो वो रेयर हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फॉरेन बॉडीज़ क्या होता है कि जब वो माउथ में एंटर करती है ना थ्रू द माउथ, तो वो लैरिंग्स के थ्रू जाएंगी और जाके ट्रैकिया में लॉज हो जाएंगी, वहाँ पे फंस जाती हैं, या फिर मोस्टली ये ब्रोंकाई में फंसेंगी। तो ब्रोंकस जो याद रखिएगा राइट साइड का होता है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होता है बनस्पत लेफ्ट साइड के, क्यों? क्योंकि जो राइट वाला ब्रोंकस है वो वाइड ज़्यादा है और वो सीधा होता है, मतलब ट्रैकिया के साथ लाइन में ज़्यादा होता है, तो उसमें ज़्यादा चांस होता है कि फॉरेन बॉडी फंसे। वेरी रेयरली फॉरेन बॉडी जो है वो हमारा जो ग्लोटिक या सब ग्लोटिक रीजन है वहाँ पे भी फंस सकती हैं। जो शार्प जो नुकीली से फॉरेन बॉडीज़ हैं, जैसे पेपर पेन हो गई या ग्लास के पीसेस, शीशा हो गया वगैरह, टूटा हुआ शीशा, तो ये जाके लैरिंग्स में फंसेंगी। अब वो फॉरेन बॉडी जो बच्चों के टॉयज़ होते हैं, जैसे विसल सीटी हो गई या छालियाँ, बिटल नट्स, पीनट्स, आर्टिफिशियल जो टीथ होते हैं, टूथपिक, नीडल्स, ये अब जाके ब्रोंकाई में फंसती हैं। ठीक हो गया। तो डिफरेंट जो है फॉरेन बॉडीज़ है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन सी होती हैं, कहाँ पे फंसती हैं, इस पर नोट आ सकता है, ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर्स में देखें तो डिपेंड करता है साइट ऑफ इम्पैक्ट कहाँ पे फंसी है, दूसरा साइज़ और दूसरा नेचर क्या है फॉरेन बॉडी की, तो उस पर फीचर्स डिपेंड करें। जो लैरिंजियल जो फॉरेन बॉडीज़ है वो याद रखिएगा वो बड़ी होती है, इतनी बड़ी होती है, लार्ज इनफ कि वो ब्लॉक कर सकती हैं रेस्पिरेटरी पैसेज को और इमीडिएट डेथ हो सकती है पेशेंट की, ठीक है। जब पैसेज ब्लॉक होगा तो जाहिर सी बात है वहीं पे डेथ हो जाएगी। दूसरा, अगर वो छोटी स्मॉल लैरिंजियल फॉरेन बॉडीज़ हैं तो वो फिर भी कंपेटेबल होती हैं विथ लाइफ और पेशेंट जो है उसमें ज़िंदा रहता है, ठीक है। इसके अलावा डिस्निया, कफ, स्ट्राइडर और हॉर्सनेस, ये सब भी पेशेंट को हो सकता है अगर वो स्मॉल लैरिंजियल फॉरेन बॉडीज़ हैं, लेकिन वो ज़िंदा रहेगा, लेकिन ये इस तरह के सिम्टम होंगे। अब ट्रैकिया की अब फॉरेन बॉडीज़ की बात करें तो ट्रैकियल फॉरेन बॉडीज़ जो है वो उसी तरह मैनर में, सेम मैनर में बिहेव करेंगी जिस तरह लार्ज वाली फॉरेन बॉडीज़ बिहेव करती हैं और मतलब सडन डेथ करवाएंगी, ठीक है। तो इसके अलावा अब ब्रोंकाइल फॉरेन बॉडी, ब्रोंकाइल में याद रखिएगा साइन एंड सिम्टम है वो नेचर और साइज़ क्या है फॉरेन बॉडी का उस पर डिपेंड करेगा। सबसे पहले तो कफ और डिस्निया तो है प्रेजेंट होंगे ही इनिशियली, जिस टाइम पे एक्सीडेंट हुआ उस टाइम पे पेशेंट को खांसी होगी क्योंकि वो ब्रोंकाई में चला गया है, खांसी और डिस्निया। अब नेचर पर डिपेंड करता है, यानी वेजिटेटिव वाली जो फॉरेन बॉडी है ना, जिस तरह छालियाँ हो गई, पीनट्स, और क्योंकि ये अब्जॉर्ब करती है पानी वगैरह को, स्वॉलन होंगी, बड़ी होंगी, तो इनसे इंटेंस इन्फ्लामेटरी रिएक्शन हो सकता है, म्यूकोजा का इन्फ्लामेशन करवाएंगे क्योंकि लिविंग है। और इसके अलावा जो सिम्टम्स होते हैं अक्यूट ट्रैकियोब्रोंकाइटिस के पेशेंट को हो सकते हैं। ट्रैकियोब्रोंकाइटिस में कौन से सिम्टम होंगे, ढिंगरा में भी हमने पढ़ा, आगे भी हम अगले इसका चैप्टर है उसमें देखेंगे कौन से सिम्टम होंगे, वो ही होंगे एम्फाइसीमा, एटेलेक्टेसिस, लंग एब्सेस, नमोनिया, इवन पेशेंट को लंग कोलैप्स भी हो सकता है, ठीक है, ब्रोंकाइल फॉरेन बॉडी में। अब अगर वो नॉन वेजिटेटिव है यानी कि वो नॉन लिविंग है, जैसे कि कोई विसल है, नीडल, मेटेलिक पिन वगैरह, तो ये बहुत टाइम तक साइलेंट ही रहेगी और बहुत ही थोड़ा मिनिमल लोकल इन्फ्लामेटरी रिएक्शन करवाएगी पेशेंट को। तो एटेलेक्टेसिस हो सकती है अगर वो फॉरेन बॉडी उसके लूमेन को कम्प्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, तो उसमें पेशेंट को नीचे कोलैप्स यानी एटेलेक्टेसिस ऑफ द लंग्स हो जाएगा। और अगर वो पार्शियल जो है ऑब्स्ट्रक्शन करवा रही है तो उसमें ऑब्स्ट्रक्टिव एम्फाइसीमा हम कहते हैं, अगर मतलब पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है तो ऑब्स्ट्रक्टिव एम्फाइसीमा हो जाएगा पीछे लंग का।
अब आता है कि फॉरेन बॉडी जो है आगे ये ट्रैकियोब्रोंकाइल में उसको कैसे डायग्नोस करें। सबसे पहले जो रेडियो ओपेक होती है फॉरेन बॉडी, जो लाइट को ट्रांसमिट नहीं करती प्लेन एक्सरेज को, तो वो हमें इजीली जो है प्लेन रेडियोग्राफ पे नज़र आ जाएंगी। यहाँ पर ये फिगर देखें, इसमें जो है प्लेन एक्सरे किया गया है जिसमें हमें ये रेडियो ओपेक फॉरेन बॉडी जो है लेफ़्ट मेन ब्रोंकस में देखें नज़र आ रही है। एक पिन है जो लेफ़्ट मेन ब्रोंकस में, वैसे मोस्टली राइट में ज़्यादातर जाती है, यहाँ पर लेफ़्ट में दिखाया गया है। जो अब रेडियोलूसेंट होंगी, स्पेशली जो वेजिटेटिव फॉरेन बॉडी है, तो वो रेडियोलॉजी पे चेंजेस दिखाएंगी। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा कि उनमें इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होता है या ऑब्स्ट्रक्शन होती है, तो उस तरह के हमें चेंजेस मिलेंगे रेडियोलॉजी पे। इम्फाइसीमा, नमूनिया, लंग कोलैप्स वगैरह हो गया, ब्रोंकाइटिक चेंजेस, तो ये भी हमें रेडियोलॉजी पे नज़र आएंगे। अब फॉरेन बॉडी आ गई, अब कैसे ट्रीट करना है। अब अगर एडल्ट्स में बड़ी वाली लार्जर फॉरेन बॉडीज़ हैं तो याद रखिएगा उसमें हम हेमलिश मैन्योवर करते हैं। ये बहुत लाइफ सेविंग मैन्योवर है, हेमलिश मैन्योवर। यहाँ पर देखिए फिगर में, इसमें हेमलिश मैन्योवर परफॉर्म किया जा रहा है। अब इस मैन्योवर की प्रिंसिपल क्या होती है कि हमने डिसलॉज कर देना है लेरिंजल फॉरेन बॉडी को। कैसे? बाय एयर प्रेशर फ्रॉम बिलो, यानी नीचे से एयर प्रेशर यूँ जाएगा अंदर से और लेरिंजल फॉरेन बॉडी जो है बाहर आ जाएगी, डिसलॉज हो जाएगी। तो उसमें क्या होता है, एक पर्सन जो है जो ये परफॉर्म कर रहा है उसने उसके पीछे, पेशेंट के पीछे खड़ा होना होगा और अपने जो बाजू हैं वो पेशेंट की लोअर चेस्ट के नीचे बांधनी होगी और एपीगैस्ट्रिक वाले रीजन पे। ठीक है। अब अपनी दोनों आर्म से वो एक सडन थ्रस्ट देगा डायरेक्टेड अपवर्ड। एक तो ये थ्रस्ट जो है बैकवर्ड होगा, बैकवर्ड और अपवर्ड, इस तरह से बार बार जो है थ्रस्ट देगा। ठीक है। तो इसके अलावा ये जो थ्रस्ट है डायरेक्टेड अपवर्ड भी है, बैकवर्ड भी है, लेकिन बिलो द एपीगैस्ट्रम, ठीक है, एपीगैस्ट्रम से नीचे वाले रीजन पे। तो इससे क्या होगा, एब्डोमेन कंप्रेस हो रहा है, जिसके नतीजे में जो भी एयर है लंग्स वगैरह से वो स्केप करेगी और जो फॉरेन बॉडी है वो डिसलॉज हो जाएगी, लंग्स की एयर बाहर निकल गई। ये मेन इसमें रीज़न है। तो इसमें जो इन्फेंट्स और जो स्मॉल चिल्ड्रन होते हैं, याद रखिएगा, उनमें हम क्या करते हैं, उनको हम अपसाइड डाउन कर देंगे। बच्चों को, बच्चे और जो इन्फेंट है उनको उल्टा लटका देंगे और जो है उनके बैक पे हमने स्लैप करनी होती है। तो उससे फिर उनकी लेरिंजल फॉरेन बॉडीज़ निकल आएंगी और उनकी ज़िंदगी बच सकती है। ठीक है। और ट्रैकियोस्टमी जो है वो भी नीडेड होती है लेरिंजल फॉरेन बॉडी में। हम ट्रैकियोस्टमी भी ट्रीटमेंट के तौर पे कर सकते हैं। ठीक है। और जो फॉरेन बॉडी अगर हमने जब रिमूव कर ली उसके बाद जो है हम डायरेक्ट लेरिंजोस्कोपी करते हैं, याद रखिएगा। तो DL हमने उसके बाद करना होता है। ठीक है, अंडर द जनरल एनेस्थीसिया। यानी हमने कहा ना कि हम ट्रैकियोस्टमी कर सकते हैं, तो हमने जल्दी जल्दी से इसकी ज़िंदगी बचाने के लिए ऑब्स्ट्रक्टेड जो लेरिंजल बॉडी थी, सांस नहीं ले पा रहा पेशेंट, डिस्ट्रेस हो रहा है उसको, रेस्पिरेटरी, तो हमने ट्रैकियोस्टमी कर ली। अब ट्रैकियोस्टमी के बाद हम जो है DL करके उसकी फॉरेन बॉडी को निकाल देंगे, जनरल एनेस्थीसिया देगी। ठीक है। तो पिछले चैप्टर में हमने डिटेल में डिस्कस किया। अब जो ट्रैकियल और जो ब्रोंकाइल फॉरेन बॉडीज़ का रिमूवल है वो रिजिड टाइप के ब्रोंकोस्कोप से, याद रखिएगा, हम करते हैं, वो जनरल एनेस्थीसिया देके। अब आती है ब्रोंकोस्कोपी। ठीक है। हमने लेरिंजोस्कोपी पिछले चैप्टर में डिटेल में डिस्कस की। ब्रोंकोस्कोपी क्या होता है? अब इसमें भी इसकी दो टाइप्स हैं, दो तरह की ब्रोंकोस्कोपी होती है, रिजिड ब्रोंकोस्कोपी, फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी। ENT प्रैक्टिस में जो हम फॉरेन बॉडीज़ को रिमूव करते हैं ट्रैकिया या ब्रोंकस से, तो उसमें हम रिजिड टाइप वाला ब्रोंकोस्कोपी यूज़ करते हैं। जो फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक है वो मेनली, ज़्यादातर याद रखिएगा, डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक। इंडिकेशंस मैं आपको बताती हूँ। जो रिजिड ब्रोंकोस्कोपी इंडिकेशन है वो दोनों डायग्नोस्ट करने के लिए और थेराप्यूटिक के लिए भी करते हैं, लेकिन थेराप्यूटिक यानी ट्रीटमेंट देने के लिए जो है उसमें होता है कि हमने फॉरेन बॉडी अगर निकालनी है ट्रेकिया ब्रोंकस से, मेन इंडिकेशन यही होती है। और डायग्नोस करने के लिए क्या होता है, ज़्यादातर हम रिजिड ब्रोंकोस्कोप आजकल जो है रेयरली ही डायग्नोस्टिक के लिए यूज़ करते हैं। डायग्नोस्टिक के लिए हम फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक करते हैं। प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ ब्रोंकोस्कोपी का। इस फिगर को देखें तो आपको इजीली इसका प्रोसीजर समझ आ जाएगा। तो इसका जो मेथड है, इसमें क्या करना होता है, हमने जो है एक ब्रोंकोस्कोपी जो है जनरल एनेस्थीसिया देके परफॉर्म करनी होती है, जिसमें स्मॉल लूमन साइज एंडोट्रैकियल ट्यूब जो है हम प्रेफर करते हैं। ठीक है। स्मॉल लूमन वाली जो एंडोट्रैकियल ट्यूब है वो हमने लगानी होगी पेशेंट को। जनरल एनेस्थीसिया भी दे दिया है हमने। तो पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में हमने लिटाया और उसके जो फ्लेक्शन करनी है उसके यहाँ पे सर्वाइकल, उसका सर्वाइकल वर्टिब्रा फ्लेक्स्ड होगा और उसका हेड देखें एक्सटेंड होगा एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट पे। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि लेरिंजोट्रैकियल जो एक्सेस है लेरिंग्स की ट्रैकिया की, ये एक्सेस एक हो रही है। ठीक है। सीधी एक्सेस में आ रहा है, जिसको ओरल एक्सेस के साथ आ रहा है। यानी वरना मुंह जो है यहाँ होता, तो अगर ये पोजीशन हमने की है, एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट जो है वो एक्सटेंडेड है, यहाँ पे नेक फ्लेक्स्ड है, इससे क्या होगा, ओरल और जो लेरिंजल और ट्रैकियल सारी एक एक्सेस बन गई। ये फ़ायदा हुआ है इस पोजीशन से। ठीक है। तो आपने याद रखना है कि एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट पे एक्सटेंडेड है हेड, जबकि सर्वाइकल वर्टिब्री पे फ्लेक्शन है। तो अब हमने क्या करना है, अब ब्रोंकोस्कोप हमने अपने सीधे हाथ में पकड़ना है और उसको जो है माउथ के थ्रू इंट्रोड्यूस करवा देना है लेरिंग्स के अंदर। ठीक है।
और इन्फेंट्स और जो यंग बच्चे होते हैं ना, उनमें हम डायरेक्ट इंट्रोडक्शन करवा देते हैं ब्रोंकोस्कोप की, मतलब मुश्किल होती है उसमें डायरेक्टली करना। तो इन्फेंट और बच्चों में इसीलिए पहले हमने लेरिंजोस्कोपी परफॉर्म करनी होती है, स्लाइड पैनल डायरेक्ट लेरिंजोस्कोप की मदद से, फिर हमने ब्रोंकोस्कोप पास करवाना होता है। ठीक है, अब क्या होगा कि हमने ब्रोंकोस्कोप से जो है वोकल कॉर्ड्स देखने हैं और फिर उसको जो है हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे थ्रू द लेरिंजोस्कोप। ठीक है, वोकल कॉर्ड्स हमने देख लिए ब्रोंकोस्कोप से, फिर हमने उसको ब्रोंकोस्कोप को जो है लेरिंजोस्कोप में डाल दिया और आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द ब्रोंकोस्कोप इंट्रोड्यूस कर दिया, तो फिर पीछे से लेरिंजोस्कोप हम विथड्रॉ कर देंगे बाय रिमूविंग इट्स स्लाइडिंग पैनल, फिर स्लाइडिंग पैनल वगैरह निकाल दिया। ठीक है, बच्चों की बात हो रही है। अच्छा, इसके अलावा कह रहा है एंडोट्रेकियल जो ट्यूब है वो भी हमने विथड्रॉ कर देनी है और एनेस्थेटिक गैसेस जो है वो हम कनेक्ट कर देंगे डायरेक्टली टू द ब्रोंकोस्कोप। तो ब्रोंकोस्कोप जो है फिर हम एडवांस करेंगे और पूरा जो ट्रैकोब्रोंकाइल ट्री है उस सारे को हमने एग्जामिन कर देना है। फॉरेन बॉडी जो है वो हम रिमूव कैसे करेंगे, रिजिड ब्रोंकोस्कोप को की मदद से, बाय होल्डिंग इट विद द क्रोकोडाइल फोर्सेप। यहाँ पर फिर हमने रिजिड ब्रोंकोस्कोप के अंदर क्रोकोडाइल फोर्सेप डालनी है और फॉरेन बॉडी को निकालना है। अगर फॉरेन बॉडी बहुत बड़ी है और वो पॉसिबल नहीं है कि हम उसको पास करवाएं थ्रू द ब्रोंकोस्कोप, तो फिर ब्रोंकोस्कोप भी हमने निकाल दिया और अलॉन्ग विद द फॉरेन बॉडी, मतलब ब्रोंकोस्कोप हमने डाला है, उसके अंदर फिर हमने जो क्रोकोडाइल फोर्सेप डाले थे ना, लेकिन इतनी बहुत बड़ी फॉरेन बॉडी है कि फोर्सेप से नहीं आ रही, तो फिर हम ब्रोंकोस्कोप निकालेंगे, उसी के अंदर ही फॉरेन बॉडी निकाल देंगे, उसी के साथ आएगी। उसके बाद आती है अब इस ब्रोंकोस्कोपी की पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या होगी। तो याद रखिएगा, इसमें भी हमने जो है पेशेंट को एनपीओ पे ऑपरेशन के बाद रखना होगा, लेकिन 4 से 6 घंटों तक हम उसको लेटरल पोजीशन में रखेंगे ताकि कोई भी एस्पायरेशन ना हो ब्लड या सिक्रीशन की उसके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। और इसके अलावा कोई भी उसको अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो है वो नोट करेंगे, स्ट्राइडर तो नहीं हो रहा, साइनोसिस या ब्लड स्टेन्ड स्पूटम वगैरह ये हम चेक करेंगे। ठीक है, स्ट्राइडर, साइनोसिस, ब्लड स्टेन्ड स्पूटम और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। अब आती हैं कॉम्प्लिकेशंस। तो देखिए, एक तो इसमें ब्रोंकोस्कोपी के दौरान एनेस्थेटिक वाली कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, कोमा वगैरह अनकॉन्शियस होता है तो पेशेंट एस्पायरेट कर सकता है सिक्रीशन वगैरह को। दूसरी होती है माउथ, टीथ, फेरिंग्स और लैरिंग्स की इंजरी से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन, लेरिंजल एडिमा हो सकता है, हाइपोक्सिया हो सकता है, प्रोसीजर के दौरान ब्लीडिंग हो सकती है, लेरिंजल स्पाज्म हो सकता है। तो अब आता है फेरिंजल एंड ईसोफेजियल बॉडीज़। ठीक है, यहाँ पर सारे हमने डिटेल में देखा लेरिंजो एंड लेरिंजोट्रैकियल फॉरेन बॉडीज़। अब है फेरिंग्स और ईसोफेगस में अगर फॉरेन बॉडीज़ आ जाए, इस पर जो पास्ट में क्वेश्चन भी आया है, तो याद रखिएगा फॉरेन बॉडी का इम्पैक्ट अगर फेरिंग्स में होता है और ईसोफेगस में बहुत कॉमन होता है बहुत ज़्यादा। तो फेरिंग्स में जो है जो इंजेस्टेड फॉरेन बॉडी वो कहाँ पे फंसेगी, मोस्ट कॉमन याद रखिएगा टॉन्सिल में फंसेगी, या फिर जो बेस ऑफ द टंग है वहाँ पे फंसेगी, वेलिकुला में भी फंस सकती है, या फिर ये पायरिफॉर्म फोसा में। अब इस तरह की ये जो प्लेसेस होती हैं यहाँ पे ज़्यादातर आपने याद रखना है, जो शार्प ऑब्जेक्ट्स होती हैं ना, जैसे फ़िश की जो बोन है वो या नीडल्स, ये फंसेंगे। ठीक है, इन जगहों पे टॉन्सिल, बेस ऑफ द टंग, वेलिकुला एंड पायरिफॉर्म फोसा। अब मोस्ट कॉमन जो साइट है ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द इंजेस्टेड फॉरेन बॉडी, वो क्रिकोफेरेंजिस जो हमारा स्फिंक्टर होता है उस वाली जगह पे या उससे ऊपर फंसेंगी। तो यहाँ पर जो साइट ऑफ इम्पैक्ट है फॉरेन बॉडी का वो डिपेंड करता है उसका साइज़ क्या है, उसकी शेप क्या है। बच्चों में आपने याद रखना है मोस्ट कॉमन जो विक्टिम है फॉरेन बॉडीज़ के फंस जाने का वो बच्चे होते हैं, क्योंकि वो अपने मुंह में हर चीज़ डाल लेते हैं। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके एरोडाइजेस्टिव ट्रैक में फंस जाता है जब वो खेल रहे होते हैं। एडल्ट्स में फॉरेन बॉडी एक्सीडेंटली या साइकोटिक पेशेंट्स में फंसती हैं जो सुसाइड करने की जानबूझ के कोशिश करते हैं। तो इसके अलावा जो कॉमन फॉरेन बॉडीज डाइजेस्टिव ट्रैक में ये भी पास में आया है, वो आपने याद रखना है। कॉइन फंसता है, फिश बोन, मीट बोलस, चिकन बोन, डेंचर्स जो ब्रेसेस होते हैं या रिटेनर्स, और सेफ्टी पिन, नीडल्स। ठीक है, तो अब क्लिनिकल फीचर्स है, फॉरेन बॉडी फंस गई है फेरिंजल या पेशेंट के जो है ईसोफेगस में, तो उसमें क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे। यूजुअली इसमें जो है हमने हिस्ट्री लेनी होती है फॉरेन बॉडी इंजेक्शन की, स्पेशली एडल्ट्स में। बच्चों में जो है हिस्ट्री ऑफ फॉरेन बॉडी इंजेक्शन इतनी ऑब्वियस नहीं होती और वो सिम्टम लेस ही रहते हैं, बहुत टाइम तक उनको कोई सिम्टम नहीं होता। पेन या फिर जो है थ्रोट के अंदर डिस्कम्फर्ट जो है ये प्रीडोमिनेंट सिम्टम होता है फॉरेन बॉडी के फंसने का, पेन एंड डिस्कम्फर्ट। डिस्फेजिया याद रखिएगा प्रेजेंट होगा, स्पेशली अगर बहुत ज़्यादा बड़ी लार्ज फॉरेन बॉडी है तो उनको डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग होगी। पेशेंट जो है वो एब्सोल्यूट डिस्फेजिया के साथ भी आ सकता है, मतलब वो अपना सलाइवा भी नहीं कर पा रहा स्वेलो, इसको कहते हैं हम एब्सोल्यूट डिस्फेजिया। कभी कभार डिस्निया और हॉर्सनेस भी हो सकती है पेशेंट को जब उसकी फॉरेन बॉडी जो है वो क्रिकोफेरेंजिस के करीब फंस गई है। तो डिस्निया याद रखिएगा बच्चों में होता है, और जहाँ पे जो लार्ज ईसोफेजियल फॉरेन बॉडी है वो ट्रैकिया पे प्रेशर दे रही है, उसको कंप्रेस कर रही है, तो उसकी वजह से डिस्निया होता है। ठीक है, इसके अलावा अब आता है
जब हमने एग्जामिनेशन पे हमें क्या मिलेगा फीचर्स, एक तो स्लाइवा जो है उसकी पूलिंग हो रही होगी, ठीक है, ड्रिबलिंग नहीं हो रही, पूलिंग हो रही है। कहाँ पर? पायरिफॉर्म फोसा में। ये हमें आइडियल पे नज़र आएगा क्योंकि पायरिफॉर्म फोसा हमें आइडियल पे नज़र आता है। कभी कभार जो फॉरेन बॉडी है वो हमें पोस्ट क्रिकोइड रीजन में भी नज़र आ सकती है आइडियल पे। लोकलाइज्ड वहाँ पे टेंडरनेस होगी इन द लोअर पार्ट ऑफ द नेक में, और लेरिंजल क्रेप्टस लॉस्ट हो जाएगा जो कि नॉर्मल होता है क्योंकि वो फॉरेन बॉडी फंस गई है, लॉज हो गई है क्रिकोफेरेंजिस पे या फिर पोस्ट क्रिकोइड रीजन में, तो क्रेप्टस लॉस्ट हो जाएगा लेरिंग्स का, जो हम उसको मूव करके फिर फील करते हैं, ग्रेटिंग साउंड आती है। अब फीचर्स को समराइज़ करें फेरेंजल और ईसोफेजियल फॉरेन बॉडीज़ के। एक तो हमने ऑब्वियस हिस्ट्री लेनी है फॉरेन बॉडी की, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, बच्चों में नहीं होती कोई भी हिस्ट्री क्योंकि बहुत टाइम तक वो एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं। पेन होगा उसको, डिस्कम्फर्ट होगी थ्रोट में, डिस्फेजिया होगा, डिस्निया या हॉर्सनेस भी होगी क्योंकि लेरिंजल या ट्रैकियल कंप्रेशन हो रही है। स्लाइवा की पूलिंग पायरिफॉर्म फोसा में नज़र आ सकती है, फॉरेन बॉडी हमें नज़र भी आ सकती है आइडियल पे, और लोकलाइज हमें टेंडरनेस भी मिल सकती है नेक में, और क्रेपिटस लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पास्ट में क्वेश्चन आया, ये आपने ईसोफेजियल फॉरेन बॉडीज़ के बारे में पूछा गया था, तो ये आपने याद रखने। उसके बाद आती है कुछ इन्वेस्टिगेशन। रेडियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हेल्पफुल होती है फॉरेन बॉडी के केस में, स्पेशली अगर वो फॉरेन बॉडी रेडियो ओपेक है, ठीक है। यहाँ पर जो फिगर है यहाँ पर देखें, प्लेन एक्सरे नेक किया गया है लेटरल व्यू में, जिसमें हमें फॉरेन बॉडी नज़र आ रही है, एक बोन का पीस है जो कि पोस्ट क्रिकोइड रीजन में लॉज हो गया है। इस फिगर में भी प्लेन एक्सरे किया गया है चेस्ट का एंटीरो पोस्टीरियर, इसमें एक कॉइन जो है फॉरेन बॉडी वो क्रिकोफेरिंग्स में लॉज हो गई, वहाँ पे फंस गई है, तो हम एक्सरे करवाते हैं। यानी इस तरह की रेडियोग्राफी वगैरह बहुत हेल्पफुल होती है, एक्सरे लेटरल व्यू में, एंटीरो पोस्टीरियर व्यू या ओब्लिक व्यू में। अब जो नॉन ओपेक फॉरेन बॉडीज़ हैं तो उनको हम कैसे विजुलाइज करेंगे? एक्सरे बैरियम स्वेलो के थ्रू, कंट्रास्ट होता है ये। ट्रीटमेंट क्या होता है इस तरह की फेरेंजियल या ईसोफेजियल फॉरेन बॉडीज़ को? इनको हमें जल्द से जल्द जो है इम्पैक्टेड जो है जो फंस गई है उसको लाजमी हमने जल्द से जल्द रिमूव करना होता है। मोस्ट केसेस में रिमूवल जो है वो रिजिड एंडोस्कोप या जिसको हम ईसोफेजोस्कोप कहते हैं उसकी मदद से हम रिमूव करेंगे। लेकिन अगर कोई शार्प फॉरेन बॉडी है जिसने ईसोफेगस की वॉल को ही पेनिट्रेट कर दिया है तो उस केस में हमारा एंडोस्कोपिक रिमूवल पॉसिबल नहीं होता, उसने पेनिट्रेट कर दिया, तो उस केस में फिर हमें ओपन सर्जिकल प्रोसीजर करना होगा फॉरेन बॉडी को रिमूव करने के लिए। देन आता है ईसोफेजोस्कोपी। अब हमने कहा कि ईसोफेगस में अब इम्पैक्ट वगैरह हो गई है तो हम ईसोफेजोस्कोपी करते हैं। अब इसकी भी टाइप्स हैं, पहले हमने पढ़ा था लेरिंजोस्कोपी, फिर ब्रोंकोस्कोपी, अब ईसोफेजोस्कोपी। तो ईसोफेजोस्कोपी में एक होता है रिजिड ईसोफेजोस्कोपी, दूसरा होता है फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक ईसोफेजोस्कोपी। ईएनटी प्रैक्टिस में जो है हम ज़्यादातर जो दो तरह की ईसोफेजोस्कोपी होती है, रिजिड ईसोफेजोस्कोपी और फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक ईसोफेजोस्कोपी। ईएनटी प्रैक्टिस में जो हम फॉरेन बॉडी रिमूव करते हैं फेरिंग्स या ईसोफेगस से, उसमें हम रिजिड वाला जो है ईसोफेजोस्कोप यूज़ करते हैं। और उसी तरह जो जिस तरह हमने ब्रोंकोस्कोपी में पढ़ा कि फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक वाला ज़्यादातर डायग्नोसिस के लिए यूज़ होता है। तो इंडिकेशन क्या है रिजिड ईसोफेजोस्कोपी? एक तो डायग्नोस्टिक भी है, थेराप्यूटिक भी। थेराप्यूटिक में क्या करेंगे? हम फॉरेन बॉडी को निकालेंगे फेरिंग्स से और ईसोफेगस से, यही इसमें मेन इंडिकेशन है। और डायग्नोस्टिक में क्या करेंगे? तो उसमें रिजिड ईसोफेजोस्कोपी जो है वैसे रेयरली ही परफॉर्म की जाती है, डायग्नोसिस में हम सिर्फ फ्लेक्सिबल वाला करते हैं। प्रोसीजर क्या होता है अब इसका? जो रिजिड ईसोफेजोस्कोपी है ये हम जनरल एनेस्थीसिया देके करेंगे, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन भी करेंगे, तकरीबन सेम ही है, ठीक है। तो पेशेंट जो है सुपाइन पोजीशन में होगा, उसका जो है सर्वाइकल वर्टिब्रा फ्लेक्स्ड होगी, हेड एक्सटेंडेड होगा, कहाँ पे? एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, ये तो अब याद हो जाना चाहिए। फिर हमने ईसोफेजोस्कोप जो है राइट हैंड में पकड़ा, उसको माउथ के अंदर इंट्रोड्यूस कराया, लेकिन उसको पहले लुब्रिकेट किया। फिर उसको हमने इंट्रोड्यूस करवाया फर्दर बाय कीपिंग इन द मिड लाइन, और फिर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हमने आइडेंटिफाई करते जाना है। बेस ऑफ द टंग हमें नज़र आ गया, एपिग्लोटिस नज़र आ गया। फिर उस स्कोप को हमने याद रखिएगा एपिग्लोटिस के पीछे से पास करवाना है टिल के हम अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर तक पहुंच जाएं। अब यहाँ पर जो है सस्टेन्ड प्रेशर जो है स्कोप का वो हम स्कोप के साथ हमने मेंटेन करना होता है क्रिकोफेरेंजियस स्फिंक्टर पे, जो इसको फिर ओपन करेगा, क्योंकि हमने सस्टेन्ड प्रेशर के साथ वहाँ पे स्कोप को डालते जाना है, क्योंकि क्रिकोफेरेंजियस स्फिंक्टर होता है हमारा अपर ईसोफेजियल, तो वो उसको बंद होता है, तो स्कोप को पास होने में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन हमने प्रेशर रखना है। तो अब जो है स्कोप हमने फर्दर एडवांस कर दिया ईसोफेगस में, और जो भी फॉरेन बॉडी है उसको हम रिमूव करेंगे फोर्सेप की मदद से, जैसे क्रोकोडाइल फोर्सेप उसी के अंदर से डालेंगे, ठीक है, इसी ईसोफेजोस्कोप के अंदर। अगर जो है लार्ज फॉरेन बॉडी है तो फिर ईसोफेजोस्कोप को साथ ही निकाल देंगे, फॉरेन बॉडी और ईसोफेजोस्कोप दोनों साथ निकलेंगे। पोस्ट ऑपरेटिव केयर इसमें ये NPO है, 4 से 6 घंटे। साइन एंड सिम्टम हमने देखने हैं, परफोरेशन तो नहीं हो गई पोस्ट ऑपरेटिवली, ईसोफेजियल परफोरेशन के सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम नोट करने हैं।
परफोरेशन के कौन से साइन एंड सिम्टम होते हैं? चेस्ट में उसको पेन होगा, पेशेंट कहेगा मुझे स्केपुला के बीच में इंटर स्केपुलर रीजन में पेन है, उसको सर्जिकल इम्फाइसीमा हो जाएगी नेक में या चेस्ट में, उसको फीवर हो सकता है, उसको डिस्निया हो सकता है। ये सारे फीचर्स आपने याद रखने हैं परफोरेशन ऑफ द ईसोफेगस के। ये हमने पोस्ट ऑपरेटिव केयर में नोट करने हैं। इनिशियली जो वाटर सिप्स हैं वो हम अलाउ करेंगे, थोड़ा थोड़ा सिप करके पिए पेशेंट, और कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होती अगर उससे तो फिर हमने सॉफ्ट डाइट पे ले आना है। कॉम्प्लिकेशन वही है एनेस्थीसिया से रिलेटेड, माउथ, लिप्स, टीथ, फेरिंग्स और लैरिंग्स को इंजरी हो सकती है, इसोफेगस परफोरेट हो सकता है, इवन हाइपोक्सिया भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो ट्रैकिया है उसकी कंप्रेशन हो सकती है, और इवन ब्लीडिंग भी इसके कॉम्प्लिकेशन में आ जाता है। दैट्स इट। इस चैप्टर को समराइज़ करते हैं। हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ही कॉमन कॉज है जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में डेथ का बायस बनता है ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, बाकी ट्रॉमा में भी। तो हमने एयरवे को मेंटेन कैसे करना है? ट्रैकियोस्टमी करते हैं इमीडिएटली। फिर हमने कहा लैरिंजियल ट्रैकियल स्टेनोसिस हो जाती है मोस्ट कॉमनली। क्यों होती है? जब लैरिंजियल इंजरी हो, और इसको भी अगर हमने प्रॉपर्ली ट्रीट ना किया तो उससे भी डेथ हो जाती है। ठीक है, मतलब अगर हमने इंजरी को ट्रीट ना किया तो स्टीनोसिस हो जाएगी लैरिंग्स की। इसकी प्रोग्नोसिस जो है स्टीनोसिस की पुअर होती है। कभी कभार पेशेंट जो है उसको परमानेंट ट्रैकियोस्टमी भी लगानी पड़ती है। फिर हमने कहा फॉरेन बॉडी अगर आ जाती है एरोडाइजेस्टिव ट्रैक में तो उसको हमें जल्द से जल्द निकालना होगा। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में फॉरेन बॉडी को हम रिजिड एंडोस्कोप की मदद से निकालते हैं। बेसिकली RTA हुआ, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, 20 साल मैन था, उसको सीवियर इंजरी उसके नेक पे हो गई, तो उसको हमने जल्द से जल्द शिफ्ट कर दिया हॉस्पिटल में बिफोर कि वो पहुंचता, वो वहीं पे मर गया। मोस्ट कॉमन यहाँ पे डेथ का कॉज क्या था? याद रखिएगा, यहाँ पर वो पेशेंट मोस्टली जो है ज़्यादातर रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से मरा है, क्योंकि लैरिंग्स उसका इन्वॉल्व हुआ है। नेक में जो है ब्लंट ट्रॉमा हुआ है, तो उसके लैरिंजियल और ट्रैकियल इंजरी हुई है। फादर जो है 4 साल सन को ले आया कंप्लेन के साथ कि उसने एक सिक्का जो है इंजेस्ट कर लिया 2 घंटे पहले। आफ्टर द इंसिडेंट उसने कंप्लेन किया कि उसको स्वेलिंग में डिफिकल्टी हो रही है, बच्चे ने कहा। अब पता है यहाँ पर फॉरेन बॉडी के इम्पैक्ट होने की मोस्ट कॉमन जगह कहाँ है? तो याद रखिएगा जो नर्विस्ट पार्ट होता है वो होता है हमारा क्रिकोफेरियस, यहाँ पे ये इम्पैक्ट हो गई है। 30 ईयर ओल्ड जो मैन है वो एमरजेंसी रूम में आया, कंप्लेन थी उसको ड्यूरिंग द लंच कि उसकी फ़िश बोन जो है उसके थ्रोट में फंस गई। अब बताइए फ़िश बोन है, नोकीली सी है, इसकी फॉरेन बॉडी की साइट ऑफ इम्पैक्ट मोस्ट कॉमन कहाँ पे होती है? ये याद रखिएगा, टॉन्सिल में होती है। ठीक है, देन आता है सर्जन ने जो है वो ईसोफेगोस्कोपी की और लॉज्ड मीट बोलस जो है ईसोफेगस से निकाला। कॉमन एज ग्रुप जो इम्पैक्ट ऑफ सच अ फॉरेन बॉडी के साथ आता है वो कौन सा है? यानी मीट बोलस जिसमें फंसता है कौन से एज ग्रुप में? तो इसमें जो है हमारा आंसर होगा ओल्ड पर्सन। ठीक है, क्योंकि मीट वो सही से चबा नहीं पाते, उनके दांत नहीं होते, मसल्स पुअर होते हैं, तो उनमें फंसेगा। 8 साल बच्चा आया कि उसको कंप्लेन थी कि उसने कोई इंजेस्ट कर लिए फॉरेन बॉडी और उसके गले में फंस गई है। अब कौन से साइन एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन इसमें मोस्ट जो है इंपॉर्टेंट होगी ताकि हम इस इम्पैक्टेड बॉडी को फॉरेन बॉडी को डायग्नोस करें? तो इसमें जो है हमने पूलिंग ऑफ स्लाइवा अगर मिल रही है IDL पे, इनडायरेक्ट लेरिंजोस्कोपी पे, तो इससे हमने डायग्नोस कर लिया। ठीक हो गया। उसके बाद ये फॉरेन बॉडी जो है लॉज हो गई राइट मेन ब्रोंकस में 6 साल बच्चे में। अब कौन सी फॉरेन बॉडी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है इस पेशेंट में? तो याद रखिएगा पीनट बहुत हार्मफुल है इन बनस्पति इनके, क्योंकि ये वेजिटेटिव है, ये स्वेल होगी, स्वेल होकर और ऑब्स्ट्रक्शन करवाएगी, और इसके अलावा ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शन भी करवाएगी। लास्ट है लेरिंजोट्रैकियल स्टेनोसिस जो है 38 ईयर ओल्ड लेडी में होगी। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन थी कॉम्प्लिकेशन ऑफ सम मैन्यूवर अंडरटेकन इन द हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, उसकी वजह से उसकी स्टेनोसिस हुई है। अब कौन सा जो है लाइकली रिस्पॉन्सिबल है इस तरह की कंडीशन के डेवलपमेंट में? क्यों हुई इसको स्टेनोसिस? इनमें से बताना है। तो प्रोलॉन्ग्ड अगर एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन है, ये इसका नुकसान होता है, इसको हमने 72 आवर्स से ज़्यादा नहीं रखना होता। अगर चाहिए तो फिर हम ट्रैकियोस्टमी करते हैं, 72 से ज़्यादा नहीं रखते वरना लेरिंजोट्रैकियल स्टेनोसिस हो जाती है। दैट्स इट। अल्हम्दुलिल्लाह ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो से हम इंशाल्लाह चैप्टर 47 स्टार्ट करेंगे।